गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले 10 वर्ड जो कि वोकैब से रिलेटेड आपके पास होंगे, यानी वोकैब के 10 वर्ड्स आपके सामने होंगे। और इन 10 वर्ड्स के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे एक और टेंस की, यानी हम बात अभी तक कर चुके हैं प्रेजेंट, पास्ट और आज हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, यानी आज हम भविष्य देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस होने के बाद हमारे पास कंप्लीट 12 टेंसेज हमारे हो जाते हैं। और इन 12 के होने के बाद आप एक टेबल का भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक टेबल बना के देखेंगे जिसमें 12 के 12 टेंसेज को एक साथ सीखा जा सकता है। और अगर आप इन वीडियोज़ को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको टेंसेज में किसी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे देखते हैं। अब पहले बात करते हैं, हमारे पास जो वर्ड्स है ना, जो हमने यहाँ पे 10 वर्ड्स आज फिर वकायब के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं वो वर्ड्स ए से। कल हमने ए के 10 वर्ड्स किए थे, आज फिर ए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा ए रहेगा सभी में। और उसी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट 10 वर्ड कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस को लेके डाउटफुल है, जो भगवान के अस्तित्व को लेके डाउट रखता है। हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ये मानता है पता नहीं भगवान है नहीं है तो कहाँ है, और पता नहीं है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हु हैज़ डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज एग्नोस्टिसिज्म। सेकेंड वर्ड आता है एलिमनी। एलिमनी मीन्स एक अमाउंट, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स। ऐसी अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो कि डिवोर्स के बाद पत्नी को दी जाती है। आफ्टर डिवोर्स यानी डिवोर्स के बाद पति के द्वारा पत्नी को दी जाती है, उसे हम कहते हैं एलिमनी। यानी यहाँ पे एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि पत्नी को पति के द्वारा दी जाती है। दैट इज नेक्स्ट वन इज एलिगरी। एलिगरी इट मीन्स आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। जहाँ पे हम किसी को एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं, किसी कैरेक्टर को, किसी पर्सन को, या ऑल पर्सन्स ऑफ द स्टोरी वी यूज एज ए सिंबल, देन इट इज कॉल्ड एलिगरी। यहाँ पे हम इसे हम प्रतीक कथा भी कह देते हैं, जो कि यूज एज ए सिंबल। यहाँ पे आप सिंबल देखिए, वर्ड जो है सिंबलाइज जो करता है, जो कि सिंबल के रूप में यूज करता है पीपल्स को, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो दूसरों के उपकार के लिए काम करता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। अमेचर, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स। तो यहाँ से अगर आप नहीं भी समझते हैं ना, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स से अगर आपको डाउट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करता है। ये हम इसमें कोई भी काम हो सकता है और वो काम आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेचर। ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी काम अपनी खुशी के लिए, नॉट फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, नॉट फॉर मनी, नॉट पैसे के लिए नहीं, प्रोफेशनल स्किल्स के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, उसको खुशी मिलती है ये काम करने से। वो कोई भी काम हो सकता है। आपने ये वर्ड बहुत बार बहुत जगह पे देखा होगा। तो यहाँ पे अमेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बी का मतलब यहाँ पे अगर बात करें ना, एम्बी इट मीन्स दो। एम्बीडेक्स्ट्रियस मीन्स इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है, सेम पैटर्न में, सेम तरीके से दोनों हाथों से। जो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण है, अपने राइट हैंड से भी काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता है, जो दोनों हाथों से। और आपको यहाँ पे बताना है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक हाथ से काम करता है, जो कि सिर्फ राइट हैंडेड है, उसे क्या बोलते हैं, और जो सिर्फ लेफ्ट हैंडेड है उसे क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। यानी मैंने आपको बताया जो दोनों हाथों से काम कर सकता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है जो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से काम करता है। अगर सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो है राइट से लिख सकता है, लेफ्ट से लिखने का मतलब पूरी तरह से वैसे सेम नहीं लिख सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रियस दोनों से इक्वली कर सकता है। तो आपको बताना राइट से करने वाले को क्या कहते हैं और लेफ्ट से करने वाले को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस, हैविंग मोर देन वन मीनिंग्स। ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, यानी वर्ड एक ही है, मीनिंग दो रखता है।
पूरा स्पष्ट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, देन इट इज कॉल्ड एम्बिगस। एम्बी मीन्स दो, जिसके दो मीनिंग है, डबल मीनिंग देने वाला, जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, जिसके दो मीनिंग आपके सामने आते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिगस। द नेक्स्ट वन इज एमनेसिया। एमनेसिया इट मीन्स टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जहाँ पे आपकी मेमोरी का टोटल लॉस हो जाता है, जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप पास्ट की सारी मेमोरीज खत्म कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एमनेसिया। इट मीन्स टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का टोटल लॉस। तो जहाँ पे आपकी मेमोरी पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है, आप उसे खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एमनेस्टी। एमनेसिया, नेक्स्ट वन इज एमनेस्टी। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। पॉलिटिकली रूप से किसी को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, पॉलिटिकल ऑफेंडर, यू कैन से हियर माफ़ी दे देना, माफ़ कर देना, किसी को क्षमा करना, किसी गलती के लिए, किसी अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी को भी क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, छोड़ देना, यहाँ पे कहते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट वन इज एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर, देखिए एम्फी थिएटर एक कॉमन वर्ड है, अ सेक्शन ऑफ सीट्स। जब आपके सामने बहुत सारी चेयर्स होती हैं, आप किसी रैली की बात कर सकते हैं, आप किसी सभा की बात कर सकते हैं, आप कहीं की भी बात करें, जब आपके सामने एक कंप्लीट सेक्शन होता है जहाँ पे आप देखते हैं आपके सामने चेयर ही चेयर बहुत सारी, जैसे आप बात करें किसी रैली की, तो जब आप रैली के मंच से खड़े होकर सामने देखेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें सारी चेयर्स बिछी होंगी, दैट इज कॉल्ड एम्फी थिएटर। इसका थिएटर से मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये थिएटर के लिए, थिएटर में भी आप ये कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पे स्पेक्टेटर्स दर्शक बैठते हैं, स्टेडियम में वो एरिया जहाँ पे दर्शक बैठते हैं, उस कंप्लीट एरिया को एम्फी थिएटर कहा जाता है। तो ये हमने 10 वर्ड किए और अगर एक एक वर्ड को डेली के 10-10 वर्ड भी याद करोगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाने हैं। तो हमने जो वर्ड स्टार्ट किए वो ए से स्टार्ट किए हैं, ऐसे ही ए से बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, लास्ट तक जाएंगे। तो 10-10 करके अभी आप अगर करते हैं तो बहुत सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ वर्ड याद किए थे, जैसे AWBOT, अबाउट, अबेटर, एब्ल्यूजन, बहुत सारे वर्ड, कुछ 10 वर्ड हमने वहाँ भी किए थे, आज फिर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से 10 वर्ड लेके आएंगे और वापस आते हैं हमारे उसी सेम टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम हमारा था दैट इज़ टेंस। तो हम बात करें किस टॉपिक पे हम थे और हमारे टॉपिक का नाम क्या था, वो है हमारा टेंसेस। यानी हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे जब हम बात करें ना फ्यूचर टेंस के बारे में, तो सबसे पहले हमने बात की प्रेजेंट टेंस, फिर हमने बात की पास्ट टेंस, आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस जब आप समझ जाते हैं तो यहीं से तो फिर स्टार्ट होता है आपका बेस बनना। जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तभी उसी के बाद तो आएगा। जब आपको टेंसेस ही नहीं आते, आपको हेल्पिंग वर्ब्स ही नहीं आते, आपको यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता, तो फिर आपको डाउट आता है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, आपको ये भी नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, संख्या में, काउंटिंग में, नंबर में। मैं आपको कह दूं टोटल हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स प्योर और जैसी भी हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, मैं आपको कह दूं 12 होती हैं, मैं आपको कह दूं 24 होती हैं, 26 होती हैं, 28 होती हैं। तो इनमें से आप किसे कहेंगे कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितनी होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 24। 24 कैसे, 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं और 13 मोडाल्स होते हैं, और मोडाल्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, कुल मिला के 24 हो जाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये सारे इस प्रकार के डाउट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम कहते हैं कि बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए लिस्ट बड़ी हाई जाती है, आपने कल देखा होगा जो लगभग 24,000 वैकेंसीज आई जिनके लिए रिजल्ट घोषित किया गया, तो आपने देखा होगा 70 से अबो लिस्ट रही। तो अगर आपको उसे क्वालिफाई करना है, आपको भी वहाँ से ऊपर उस तक जाना है, तो उसके लिए आपको हर एक सेक्शन को टच करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश भी करनी है, आपको मैथ्स भी करना है, आपको रीजनिंग भी करना है, आपको जीएस भी करना है। और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप हर एक सेक्शन में अच्छा स्कोर करते हैं, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो बात करते हैं टेंसेस पे आते हैं, और हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हमारा फ्यूचर का पहला टेंस आया, इंडेफिनिट। यानी जो फ्यूचर में भी डेफिनेट नहीं है। देखिए पहले बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर बात की पास्ट इंडेफिनिट, आज बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। और तीन लाइनों में मैं 12 टेंस को निपटा दूंगा लास्ट में।
3 लाइनें खत्म करेंगे जिसके साथ टेंस का शॉर्टकट हम जिसे कहते हैं, उसमें कंप्लीट टेंस खत्म हो जाता है उन 3 लाइनों के साथ। वो 3 जादुई लाइन कौन से, इस पे भी आएंगे। तो इंडेफिनेट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे विल या फिर सेल, जो कि फ्यूचर को शो करेगा। और यहाँ पे बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मोडल्स के साथ तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसके बाद हमारे पास आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि विल कब, सेल कब। एक तो सीधा सा ये कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी नहीं, बाकी सभी के साथ विल। तो जितने भी रह गए आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, सबके साथ विल, ऐसा भी हो सकता है सभी के साथ विल। अगर हम 2 सेंटेंसेस लें ना, आई सेल गो और आई विल गो, अगर हम ये 2 सेंटेंस लेते हैं और दोनों की अगर बात करें तो जो सेल वाला है ना, इसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो नहीं होती जितनी कि विल में। तो विल वाला आपको डिटरमाइन कर देता है, डिटर्मिनेशन की बात करता है, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, यहाँ पे बात करता है विल वाला। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबके साथ विल लगाओ ताकि आपकी बात कंफर्म हो। अब आप यहाँ पे कह रहे हो मैं जाऊँगा, इट मीन्स आप विल लगा के जब कहते हो ना, तो आप कह रहे हो मैं ज़रूर जाऊँगा। हालांकि ज़रूर लगाने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंस कुछ ऐसी आएगी। और इसमें कह रहा है कि मैं जाऊंगा, और यहाँ पे आपके चांस भी लगभग 50% 60% होते हैं कि आप जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप विल और सेल का यूज़ करते हैं, जैसे भी आपके चांसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप विल और सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल, और आज के टाइम सबके साथ विल का यूज़ भी किया जा सकता है। तो अब कहते हैं जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो विल और सेल को तो हम समझ गए, और मोडल्स के साथ यानी पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मोडल्स के बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। तो पूरे प्रेजेंट यानी फ्यूचर टेंस में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी में हमेशा सेम टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, यानी सेम वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे यहाँ तो चेंज भी होता है, कई बार हमने देखा आईएनजी फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म भी आएगी, उसको अभी डिस्कस करेंगे कि आईएनजी फॉर्म आई है तो आईएनजी आने का रीजन क्या है, थर्ड फॉर्म आई है तो उसका रीजन क्या है, और जब थर्ड आ गई तो फर्स्ट कहाँ है, वो सारी बातें हमें इसमें समझनी है। उसी को तो कहते हैं कि एक एक चीज़ बेसिक से समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं आनी। दिक्कत कब आती है, जब आपने उस चीज़ को क्लियर ही नहीं किया ठीक से, आपने बस क्रैमिंग पे चल रहे हैं, आपने बस रट्टा लगाया और आप नेक्स्ट पे आ गए, फिर आपको डाउट्स आते हैं, आप नहीं समझ पाते कि यहाँ पे इसके ठीक या गलत होने का रीज़न क्या रहा, फिर वहाँ पे आप नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कोई डाउट ही ना बचे, तो हमने ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बना के दे देता हूँ विल से, आई विल गो टू मार्केट। वो कह रहा है आई विल गो टू मार्केट, वो कह रहा है मैं मार्केट जाऊंगा, तो विल से हमने बनाया, ठीक है। अब कहता है हमारा जो वही पैटर्न कि हम एक सेंटेंस से 4 बनाएंगे, तो आप 1 से 4 बनाओ, आप 8 बनाओ, या आपकी मर्जी ये 6 बनाओ, आप कितने भी बनाओ, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं बना के दिखा देता हूं, आई विल नॉट गो टू मार्केट, यानी जो सेकंड सेंटेंस हमने बनाया वो बना हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पे उसके साथ नो या नोट का प्रयोग करना है। नो और नोट में भी डिफरेंस होता है, हम कई बार सोचते हैं कि नो का मतलब भी नहीं और नोट का मतलब भी नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नोट, यानी नो और नोट के बीच में क्या डिफरेंस है। और मोस्टली मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नोट, और बच्चे नहीं बता पाते। कुछ सोच रहे होंगे कि जिसमें टी है इसमें टी नहीं है, ये तो डिफरेंस है ही, बट मीनिंग में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। नो क्या है, नोट क्या है, सेंस क्या देते हैं, मीनिंग क्या निकलता है, यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे इसको किस चैप्टर में इनको काउंट करते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो
जब इसी पे आते हैं थर्ड टाइप पे, तो कहते हैं थर्ड टाइप पे आने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ेगा, यानी विल आई गो टू मार्केट, देन क्वेश्चन मार्क, फिर ऐसा बनेगा विल आई गो टू मार्केट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जब इसी का फोर्थ बनाएंगे, तो इसी सेंटेंस से जब हम फोर्थ बनाते हैं तो फिर बनेगा, अब इसी पे नोट और लगा देंगे, विल आई नॉट गो टू मार्केट, और फिर यहां पे एक और क्वेश्चन मार्क फिर हम लगा देंगे, विल आई नॉट गो टू मार्केट। ये हमने बना दिए 1 2 3 4, और हम इसके बना सकते हैं 6, और आपको हो तो 7 भी, आपको हो तो 8 भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बनाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए तो मिनिमम 4 तो बनाने ही हैं, आपको 6 भी बना के देखने। अगर आप 1-2 टेंस में 6 सेंटेंस बना लेते हैं देन इट्स इनफ, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कहता है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ये थोड़ा सा कम दिखाई देगा शायद, चलो दूसरा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कहता है अगर नेक्स्ट बनाए, तो अब आपको यहाँ पे देखना है किस वर्ड से बनाना है, यानी डबल एस फैमिली का कौन सा वर्ड, आप किसी से भी बना सकते हैं, व्हेन, और बाकी सेम जो कि आपके पास थर्ड वाला था, विल आई गो टू मार्केट, यानी वो कह रहा है कि मैं मार्केट कब जाऊंगा, व्हेन विल आई गो टू मार्केट। और जब आप यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं, यानी आपका सेंटेंस नंबर 6 जब आप बनाते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, व्हेन विल आई, और फिर आएगा नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जब ऐसा करते हैं तो हमने ये 6 सेंटेंसेस बनाए, और 6 सेंटेंसेस बनाने के बाद मुझे नहीं लगता आप टेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती कर पाएंगे। यानी किसी भी टेंस में आप बात कर लें, हमने बात किया फ्यूचर इंडेफिनिट की, आप यहाँ विल से बनाओ, आप यहाँ सेल से बनाओ, आप यहाँ कोई भी सेंटेंस लो, किसी में भी आपसे गलती होने के चांसेस नहीं बचते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, आपको वो 6 सेंटेंसेस एक बार बना के देख लेने हैं, इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी, आपके फॉर्मेट में ये आपके आएंगे, आपको फिर से आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे किस टेंस में। और ये तो बेसिक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप पेपर की तैयारी करें, नहीं, आप तो पेपर के लिए तैयार हो रहे हो, इसके बाद होगी तैयारी तो स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सारा जब आपको आता है तो फिर हम मानते हैं कि इसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको यही नहीं आता है तो फिर आप नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा लेट सोचेंगे, तो अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको टेंसेस आते नहीं और आप एडवांस वर्ब करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता ही नहीं पार्टिसिपल क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं जेरेंड क्या होता है। अब आप जेरेंड का नाम लेने पे ये तो सोच जाएंगे कि जेरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पार्टिसिपल है, जेरेंड है, या फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वैसे आईएनजी लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। आपको अंडरलाइन करके सेंटेंस देगा, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आपको कहेगा जेरेंड है या नहीं है, आपसे पूछेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जेरेंड है या नहीं है, रनिंग चाइल्ड, जेरेंड है या नहीं है। तो आप कंफ्यूज थोड़े से हो जाएंगे, और उसका सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले बेसिक्स के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे कंफ्यूजन है, नेक्स्ट के लिए नहीं सोचना है, तो पहले ये सारे क्लियर होने चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे। अब कहता है जो नेक्स्ट टेंस है ना, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो नाम से पता चलता है फ्यूचर में काम कंटिन्यू होगा, यानी जो आप काम आज कर रहे हो ना, अभी जो मैं काम कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कल जो कर रहा था ना, वो पास्ट में कंटिन्यू था, और जो कल हो रहा होगा, अभी अगले 30 मिनट तक जो हो रहा होगा, वो फ्यूचर में कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। यानी आज हम जो कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किस चीज की बात करता है, आपके सामने वो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होगा,
अब नहीं, अब के बाद भी, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यहां पे कहता है फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, तो इसके लिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास एक, हमारे पास हमेशा एक ही फॉर्मेट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपके सामने है। अब जब आप यहां पे बात करते हैं तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब विल सेल ही रखना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल सेल के बाद आपको यहां पे बी का यूज करना है, और बी के बाद जो कि आप देख सकते हैं नाम से कंटिन्यू है, कंटिन्यूस है। और अब तक जब भी कंटिन्यूस टेंस आया है ना, आपने वहां पे यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपने जरूर यूज किया है। यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बना, यहां से कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं फिर से, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट इज हियर। यानी यहां पे शुरू में सब्जेक्ट है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में या इस सेंटेंस में। जब आप फ्यूचर में किसी भी टेंस की बात करें, देखिए यहां पे आपको पता है वर्ब की हम मान सकते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जैसे गो, समझने के लिए 5 बोल रहे हैं, वेंट, गॉन, और जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो गोइंग, फोर्थ वो गोइंग होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो गोज होती है। किसी भी वर्ब की आप ऐसे ही फॉर्म बनाएं, तो हमने कहा प्ले, तो सेकंड वन इज प्लेड, थर्ड वन इज प्लेड, फोर्थ वन इज प्लेइंग, फिफ्थ वन इज प्लेज। तो ऐसे यूज करते हैं। तो यहां पे कहता है कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ना, ये तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, यानी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। तो यहां पे जब आप समझे कि फोर्थ फॉर्म हैविंग, प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग, ये आपके सामने फोर्थ फॉर्म है। तो जब आपके पास यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, तो मैंने कहा कि मोडाल्स के बाद, विल सेल भी एक तरह के मोडाल्स है, तो किसी भी मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, फर्स्ट आनी चाहिए। यहां पे कौन सी आई, फोर्थ आई। और जब भी ऐसा होगा ना, आप यहां बी को लेके आएंगे, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आपके पास वर्ब की फॉर्म नहीं है, आपको फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। बी एक ऐसी वर्ब है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, कई बार ये मेन वर्ब होती है, कई बार हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो यहां पे आप बी को लेके आएंगे, तो फिर ये कुछ ऐसा ही बनेगा, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस बनाएं, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम यहाँ पे बात करें तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। यानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उसी की, इसी के पैरेलल जो एक्शन हो रहा होगा। यानी हम यहाँ पे बात करें, जब हम वहाँ जाके जाएंगे और जाके देखेंगे तो वो हमें खेलता मिलेगा। यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं इसी के पैरेलल होने वाले एक्शन की, वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, सो रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, जो भी आप कहेंगे। और इसी प्रकार के सेंटेंस सारे इसी सेम टेंस में यूज किए जाते हैं, यानी वो फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो यहां पे भी देखिए सेम स्ट्रक्चर है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास विल और सेल में से कुछ भी आएगा, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी बी, और यहाँ पे पास वर्ब की फॉर्म आई है फोर्थ, जो कि कंटिन्यूस होने की वजह से है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी ये एक ही बात है, यहाँ पे आपको मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलनी ही मिलनी है, आप हमेशा यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बना। अब इसी से आप सेकंड पे अगर जाना चाहें, यानी अगर इसी का सेकंड बनाएं, तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये सेकंड बनेगा। और कुछ को डाउट रहता है कि ये जो नोट कहाँ लगेगा, देखो नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, और हेल्पिंग वर्ब ये है, ये तो आपके लिए मेन वर्ब है दोनों यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ ये है, और नोट लगेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेज में जब हम नोट का यूज करेंगे ना,
तो नॉट आपका हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज किया जाएगा। जब भी आपकी जहाँ भी विल सेल के तुरंत बाद, कैन के तुरंत बाद, मे के तुरंत बाद, और फ्यूचर में हम यहाँ पे कैन, मे और बहुत सारे मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे कि जब हम इनका यूज करते हैं तो फिर कैसे बनेगा और क्या हमारे सामने आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पे कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम बात करें किसी भी मॉडल्स की, तो वहाँ पे विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस यहाँ पे सेम पैटर्न को यूज करेंगे। अब हम इसी में आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप में आपके सामने कहता है, अब आपको नेगेटिव तो बना दिया, अब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे? विल ही। बी हमेशा वहीं रहेगा जहां पे था, इसके लिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा टाइप बना थर्ड टाइप, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हमारे पास नोट नहीं होगा बट क्या वाला सेंटेंस हमारे सामने निकल के आएगा। ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर इसी से फोर्थ बनाने के लिए विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? तो यहाँ पे कहता है कि अब जो नोट का यूज किया आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो इधर आई है। हम शुरू से यही कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब थी और वो यहाँ से उठ के उधर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोट भी उधर ही जाएगा। नोट वहीं रहेगा जहाँ पे था आपकी मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी नोट आता है दोनों के बीच में। और जब ऐसे किसी सेंटेंस में बात करें तो वहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे जाएगी। अब यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं टाइप फिफ्थ का सेंटेंस, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे आप जब ये ऐसा कोई पैटर्न, ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं, मान लो मैंने हु से बनाया है, तो हु से बनाते समय मैंने यहाँ से ही को रिमूव भी कर दिया है, यानी मैंने वहाँ से ही को हटा दिया है और मैंने अब हु से बनाया है। जब भी हम ऐसा करेंगे कि हम हु से सेंटेंस बनाएंगे तो हम ही को रिमूव करके वहाँ से चलेंगे, वहाँ से उसे हटा देंगे, फिर हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट कौन खेल रहा होगा। और इसी का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं सेम पैटर्न पे। जब नेगेटिव बनाने आते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा लास्ट इसी का। तो हु विल नॉट बी प्लेइंग, और यहाँ पे आएगा आपका क्रिकेट। और ये हमारे 6 सेंटेंसेस यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। 1 से 6 बनाने के लिए आप 5 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, दैट्स योर चॉइस। और हम बात करें तो एक हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा हमने किया फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी थर्ड की हम बात करें तो वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में क्या कहता है कि आपका जो टास्क होगा ना वो फ्यूचर में परफेक्ट होगा। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में जाके आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी ऐसा होगा तो फिर वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करता है कि फ्यूचर में जाएंगे, वहां जाके कंप्लीट करेंगे, हम ये काम कर चुके होंगे, वह इस पुस्तक को कंप्लीट पढ़ चुका होगा, वह इन रूल्स को डिस्कस कर चुका होगा, हम सारे सेंटेंसेस कंप्लीट टेंसेस सीख चुके होंगे जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपके लिए बात करेगा हमेशा फ्यूचर में ऐसे एक्शन के लिए जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में जाने के बाद आपका परफेक्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी होंगे वो होंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी यहाँ पे हम बात करें तो आपका सब्जेक्ट उसी के साथ विल या फिर सेल, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक नया वर्ड यहाँ पे आएगा हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन
ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जब बात करें तो फ्यूचर के एक्शन की बात करेगा, लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो हम कह रहे थे बी आएगा और बी ही आएगा और यहां पे हैव कैसे आया। तो आपको ध्यान रखना है, हैव जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी की सेकंड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ होती है हैड, थर्ड होती है हैड और फोर्थ होती है हैविंग और फिफ्थ होती है हैज। तो ये इसकी 5 फॉर्म होती है और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम सोचे कि हैज भी फर्स्ट है तो नहीं, हैज तो फिफ्थ है, इसलिए हैज हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था यहाँ पे गोज का, तो गोज तो हमेशा सिंगुलर है लेकिन गो हमेशा प्लूरल है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर है, कौन सी आपकी प्लूरल है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी आएगी, क्या कब और कैसे चेंजेस वहाँ पे आपको करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे हैव जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से मोडाल्स के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपके मोडाल्स रहे यानी विल सेल, और इसके बाद ये आपकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों के बीच में अगर हम हैव को हटा दें तो देखिए सेल विल सेल के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आ गई, थर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे या तो बी आएगा कुछ टेंसेज में, अगर बी नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे हम कह सकते हैं बी की जगह पे आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो कि हैव, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे भी जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम बताएंगे और रीज़न भी करेंगे कि यहाँ पे इस रीज़न से हमने यूज़ किया है, हमारा रीज़न क्या रहा है। तो शायद ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने यहाँ पे हैव ही क्यों यूज़ किया है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि हैव। आप सोचे कि हैज या हैड भी हो जाएगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस अगर बनाए तो आई विल हैव won the first प्राइज, तो कहता है कि मैं फर्स्ट प्राइज जीत चुका होऊंगा, आई विल हैव वॉन। देखिए सेम फॉर्मेट है, सब्जेक्ट विल सेल हैव थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट, इट मीन्स रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा वो सारा यहाँ पे आया। अब आप कहेंगे सेकंड बनाना है, सेकंड बनाना है तो बना दो, कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा पैटर्न है। आई विल नॉट हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। बस हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दिया है, बाकी सेम पैटर्न है, आई एज इट इज़, विल एज इट इज़, हैव एज इट इज़, वॉन एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ है। यानी हमने सिर्फ नोट लगा दिया और वो नोट हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अब यहाँ पे भी चेंज करें तो थर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो फिर यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए और हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने की वजह से आपका ये सेम सेंटेंस बन के आपके सामने आता है। और यहाँ पे आपको मैंने पहचान बताई थी, यदि किसी क्वेश्चन का रिप्लाई आप यस या नो में दे सकते हैं तो वो यही वाला टाइप है। आप यहाँ पे इस बात का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यस विल आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, यस यू कैन से नो। क्या हम फर्स्ट प्राइज जीत चुके होंगे, आप कहेंगे यस। क्या हम फर्स्ट प्राइज जीत चुके होंगे, आप कहेंगे नहीं, नो। तो यहाँ पे आप यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं। अब मैं आपको कहूँ कौन फर्स्ट प्राइज जीत चुका होगा, अब आप यस नहीं कह सकते, कौन फर्स्ट प्राइज जीत चुका होगा, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो कौन है, वो कौन है तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पे अगर आए तो नेक्स्ट आपको कहता है, इसी का नेगेटिव भी बनाएंगे, विल आई नॉट हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने 4 बना दिए, आप 6 बनाए। तो
थोड़ी सी हेल्प मैं ही कर देता हूँ क्योंकि आप बनाने वाले नहीं हैं। हु विल हैव won the first prize? क्वेश्चन मार्क। हु विल हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी वो कहता है कि फर्स्ट प्राइज कौन जीत चुका होगा। तो यहाँ पे फिर ऐसा बनाएंगे, हु विल हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। और जब ऐसा होगा इसके बाद हम नेक्स्ट जब बनाएंगे तो आप कहेंगे नेक्स्ट बनाने के लिए इसी को नेगेटिव और बना देंगे, हु विल नॉट हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज देन इट इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो आपके सामने होगा, ये हमने हर एक सेंटेंस के 6-6 बना दिए। अगर मैं बात करूँ ना 12 टेंसेज और सभी के अगर मैंने 6-6 बना दिए तो बेहतर सेंटेंस तो मैंने आपको बना के दिखा दिए। अगर आप भी ऐसे ही बना देते हैं तो इससे ज़्यादा, इतना करने के बाद गलती होने के चांस ही नहीं बचते हैं। आपको एक सेंटेंस बना के उसके 4 उसके 6 सेंटेंस बना देने हैं। कंप्लीट टेंस की प्रैक्टिस होगी, टाइप ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करेंगे, सारे फॉर्मेट आपके सामने होंगे, डाउट आने वाला ही नहीं है। फिर आपको कहीं भी डाउट नहीं बचेगा कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आया तो कैसे बनाएं, ऑप्टेटिव, इनका इंपेरेटिव भी बनाओ किसी से भी, आपको पता होना चाहिए इंपेरेटिव का फॉर्मेट क्या है, उसके पे भी हम बात करेंगे। ऑप्टेटिव कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं, इंपेरेटिव कौन से हैं, कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है और उनको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट टेंस पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज, आप बता सकते हैं नेम कौन सा होने वाला है? बिल्कुल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी एक ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। यानी इसमें आप दो टेंसेज को एक साथ जोड़ के बात करेंगे, दो टेंसेज को कनेक्ट करेंगे एक साथ और दोनों को जोड़ के बात करेंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे इस टेंस में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को बड़ी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें बड़ा दिखाई देता है। सबसे पहले आपका होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका पूरे फ्यूचर टेंस में एक बात ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, दैट इज विल सेल। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बी लगाएंगे या हैव लगाएंगे या बीन लगाएंगे। देखिए मोडाल्स आ गया, मोडाल्स के बाद क्या आना चाहिए आप बताइए, बी लगाऊं या हैव लगाऊं? कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट, पहले क्या आया आपके सामने? परफेक्ट आया। इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना तो परफेक्ट वाली आएगी। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन आया था? हैव आया था। उसके बाद आपके पास कौन आएगा? बीन, क्योंकि आपको पता है दो टेंसेज को जोड़ने के लिए, जब भी आप दो टेंसेज को जोड़ते हैं किसका यूज करते हैं? फेविकोल का। तो ये फेविकोल है बीन। तो जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया तब आपने बीन लगाया, जब आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया तब आपने बीन लगाया। अब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे आए हैं और फिर से बीन लगा रहे हैं। और यहाँ पे जब बात करेगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद टाइम। वही तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और बच्चे देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट आपने हर सेंटेंस में लिखा है, विल सेल फ्यूचर में हमेशा आता है, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा आता है। दो टेंसेस को जोड़ने के लिए कौन आता है? फेविकोल यानी बीन। और कंटिन्यूस होने की वजह से आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। ऑब्जेक्ट आपके सामने सेम होता है, सिंस और फॉर आपको यूज करते हैं टेंस का, यानी टाइम आप यूज करेंगे लास्ट में। ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता? इस सेंटेंस में ऐसा कुछ आपके सामने होगा ही नहीं जो आपको ना पता हो यहाँ पे। और विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना पता हो, जो आपको ना आता हो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंप्लीट टेंस, कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी सेंटेंस बनाओ सेम बनेगा, इसी फॉर्मेट से बनेगा और हमेशा करेक्ट होगा। कंडीशन है फॉर्मेट से आगे नहीं जाना है, फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे
they will have been watching a movie since, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए साइड में लिखेंगे मॉर्निंग, तो ये बनेगा दे विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे। जब आप इसी का नेगेटिव बनाओगे तो बनेगा दे, नोट जोड़ देंगे और आपको पता है नोट कहाँ लगता है, मेरे बताने से पहले आपने बना भी लिया होगा। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी और सिंस मॉर्निंग। तो इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा बन जाता है। ये तो एक छोटा सेंटेंस है, अगर बड़ा भी लें तो इससे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट को ही ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं थर्ड की, इसके हम 6 नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ 4 सेंटेंस इसके लिए बनाएंगे स्पेस को देखते हुए। तो यहाँ पे कहता है अब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो आएगा विल दे हैव बीन watching a movie since morning और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। और इसी से जब आप 4th टाइप पे इसके आते हैं तो आपका सेंटेंस होने वाला होगा will they not have been watching a movie, और इधर लिख देते हैं since और मॉर्निंग, फिर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने 4 सेंटेंसेस बनाए। आप 5 बनाओ, आप 6 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ, वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और एक सेंटेंस के लगभग 8 टाइप बनाए जा सकते हैं। 6 तो मैंने आपको बना के दिखाए, 7th और 8th की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और यहाँ तक हमने 12 टेंसेस को कंप्लीट किया है, यानी 12 टेंसेस हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया, सेकंड में हमने प्रेजेंट वाले सारे, उसके बाद हमने पास्ट वाले सारे, आज हमने किए हैं कंप्लीट फ्यूचर टेंस। तो एक बार आपको यहाँ तक पढ़ के देखना है, फिर नेक्स्ट पार्ट में एक नया चैप्टर बेसिक से लेके फिर से स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले किसी भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।